नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है? ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है वो एलिमेंट न्यू एलिमेंट में चेंज होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशन को खारिज करके। द प्रोसेस बाय विच हैवी न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 चेंज इनटू small nucleus by emitting alpha, beta and gamma radiation is called radioactivity. laws of radioactivity में दो laws हैं। पहला law क्या है कि जो रेडियोएक्टिविटी का जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वी हैव नो कंट्रोल ओवर दिस। इससे इसकी मिसाल कैसे है कि जिस तरह एक शहर की आबादी 1 लाख है, उसमें मरने वालों की तादाद हम नहीं बता सकते पहले से कि कितने कल मरेंगे। हो सकता है कोई भी ना मरे, हो सकता है काफ़ी तादाद में मर जाएं। तो इस वजह से इसी तरीके से एटम का डिके वो भी क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसको कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, रेट ऑफ डिके जो है वो नंबर ऑफ़ प्रेजेंट एटम पर इन्हिसार करता है। अब जिस शहर की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली मरने वालों की तादाद भी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जिस न्यूक्लियस के अंदर जिस एलिमेंट के एटम की तादाद ज़्यादा होगी जहाँ पर, और उसका डिके भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि रेट ऑफ डिके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ़ प्रेजेंट एलिमेंट के। जिस तरह मरने वालों की तादाद का इन्हिसार आबादी की तादाद के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। रेट ऑफ डिके को हम -dN/dt से ज़ाहिर करते हैं। माइनस साइन किस वजह से लगाया गया? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि डिके के बाद नंबर ऑफ़ एटम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। याद रखें, किसी भी एलिमेंट को कंप्लीट डिके के लिए इनफिनाइट टाइम चाहिए होता है। फाइनाइट टाइम के अंदर कोई भी एलिमेंट कंप्लीट डिके नहीं कर सकता। इसके साथ साथ हमने जो देखना है कि dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था -n के। माइनस साइन किस वजह से था? क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम टाइम के साथ साथ क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करें, कांस्टेंट आ गया लैम्डा। लैम्डा को डिके कांस्टेंट कहते हैं या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लें ताकि बाद में इंटीग्रेट हो सके, n वालों को एक तरफ कर दिया, -λ/dt एक तरफ हो गया। इंटीग्रेशन करें, बटे में फंक्शन हो, ऊपर डेरिवेटिव हो, हमें पता लॉग आता है, कांस्टेंट c के तौर पे आ रहा है। तो अब हमने इनिशियल कंडीशन पुट करनी है कि शुरू में जब t 0 था, टाइम 0 था, यानी कि अभी डिके स्टार्ट नहीं हुआ था, उस वक्त नंबर ऑफ़ एटम सारे के सारे मौजूद थे। n किसके बराबर था? n0 के। अगर ये कंडीशन पुट करें तो c की वैल्यू log n0 आती है। log वालों को एक तरफ लेके आएँ तो log n - log n0 हो जाएगा। और log की प्रॉपर्टी है कि log तफरीक हो रहे हो तो तकसीम हो जाते हैं। लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा n = n0 e⁻⁻t। ये हमारे पास जो रिलेशन आ गया n का और n0 का। इसी तरीके से हाफ़ लाइफ क्या है? हाफ़ लाइफ वो टाइम है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एटम n0 पहले वाली वैल्यू से हाफ़ हो जाते हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच रेडियो एक्टिव एटम n0 डिक्रीजेज टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन प्रूव किया, n = n0 e⁻⁻t। अगर टाइम हाफ लाइफ का गुजर जाए, यानी कि स्मॉल t किसके बराबर हो, t हाफ के, तो उस वक्त नंबर ऑफ़ एटम कितने रह जाते हैं? आधे। यानी कि n किसके बराबर होगा? n0/2 के। अगर ये कंडीशन मैं पुट करूँ फर्स्ट के अंदर तो मेरे पास बचता है 1/2 e⁻⁻t हाफ। e क्या है? एंटी लॉग है। इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लें, लॉग की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करें। लॉग तकसीम में तफरीक होते हैं, log 1 - log 2। log 1 की वैल्यू याद रखें 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.693। माइनस माइनस से कैंसिल हो गए तो t हाफ की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.693/λ। इसके बाद हमने प्रूव करना है कि t हाफ d मीन जो है ग्रेटर होता है t हाफ से। t हाफ का जो रिलेशन है 0.63993/λ। t हाफ को अगर रीअरेंज करके लिखें मल्टीप्लाई बाय 1/λ की फॉर्म में, तो 1/λ रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट वो मीन लाइफ कहलाता है। तो पता क्या चला, देखें मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है t हाफ के साथ 1 है और t मीन के साथ 0.693 है। यानी कि t मीन का 0.693% या 0.693 हिस्सा
हाफ लाइफ के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टी मीन ज़्यादा है बनिस्बत किससे, टी हाफ से। मीन लाइफ अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफ़ाइन किया, रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, ये मीन लाइफ की डेफिनेशन है। अगर हम मीन लाइफ का फार्मूला देखें तो पहले क्या करेंगे, सम ऑफ टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल एटम बटे में टोटल एटम की तादाद लिखेंगे। अगर एक एटम को एवरेजली, एक एटम का टाइम जो है डिके का वो टी हो, डी एन एटम का कितना होगा, टी डी एन। क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि कंप्लीट डिके के लिए इन्फिनाइट टाइम चाहिए होता है, तो अगर हम कंप्लीट डिके चाहते हैं, तमाम एटम का डिके चाहते हैं, तो टी डी एन पे लिमिट लगेगी 0 से लेकर इन्फिनिट तक, क्योंकि इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड है कंप्लीट डिके के लिए। हमने पहले पढ़ा डी एन ओवर डी टी माइनस लेमडा एन। यहाँ से हम डी एन की अगर वैल्यू निकालें वो आती है माइनस लेमडा एन डी टी। एन की वैल्यू भी पता है हमें, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, वो पुट कर दें तो डी एन आ जाता है माइनस लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी डी टी। तो डी एन की वैल्यू ये इक्वेशन ए के अंदर अगर हम पुट करें तो टोटल टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल एटम ये आएगा माइनस लेमडा टी ई की पावर माइनस लेमडा टी डी टी। ये हमने इंटीग्रेशन का बाई पार्ट्स वाला फार्मूला लगाया है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन की अलामत डेरिवेटिव फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड की, और लिमिटें भी अप्लाई करें तो हमारे पास टोटल जो टाइम आ रहा है एटम के एग्जिस्टेंस का वो आ रहा है माइनस एन नॉट ओवर लेमडा। इसी तरीके से टोटल एटम डिकेड डी एन है, और याद रखें जब टाइम 0 था तो उस वक्त नंबर ऑफ़ एटम कितने थे, एन नॉट, और जब टाइम इन्फिनिट हो गया उस वक्त नंबर ऑफ़ एटम कितने हो गए, 0। तो अगर मैं लिमिट पुट कराऊँ 0 माइनस एन नॉट, ये चीज़ दोबारा देख लें, टोटल एटम डिके में 0 टाइम पर सारे एटम मौजूद थे, कोई भी डिके नहीं हुआ था, एन नॉट मौजूद थे, और जब इन्फिनिट हो गया टाइम तो उस वक्त कोई भी एटम नहीं बचा, एटम की तादाद 0 हो गई, माइनस एन नॉट आ गए एटम की तादाद हमारे पास। तो इसको अगर हम दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करें तो मेरे पास मीन लाइफ का जो फार्मूला है वो आ जाता है टी मीन इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट इज़ कॉल्ड मीन।